नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका पुनः आपके YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में स्वागत है। जहां हम आज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टॉपिक आखिरी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले हमने संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज तरीके से एक सीक्वेंस वे में कवर कर लिया है। तो आपने अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं और बेहतर रिवीजन कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। और अन्य सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियो यहाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल में। पॉलिटी के और हिस्ट्री के एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न तीनों ही पार्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको PDF भी उपलब्ध करवा दी गई है, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप सबने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और लगातार इसमें, क्योंकि वीडियो आती रहेगी और आपको रिवीजन हम लगातार करवाते रहेंगे प्रश्नों के माध्यम से और इसी PDF के माध्यम से। तो आज प्रश्न प्रारंभ करते हैं कि फर्स्ट प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो क्लीमेंट एटली ने जून 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से चुने जाते हैं, तो इन्होंने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को हम आज़ाद कर देंगे। इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किससे वायसराय नियुक्त किया? जब वहाँ क्या होता है 1946 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं। तो उन्होंने बेवेल को हटाकर, जो भारत का वायसराय था, उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किए। नेक्स्ट है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की जाती है? तो माउंटबेटन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है जिसे माउंटबेटन योजना या कि 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है योजना प्रस्तुत की गई। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो वो यही है, माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिस कारण इसे 3 जून योजना के नाम से और माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना में प्रमुख प्रावधान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउंटबेटन योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो या अथवा नहीं हो। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों अर्थात भारत एवं पाकिस्तान 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तीसरा प्रावधान था कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। और चौथा और अंतिम प्रावधान था कि विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया। तो क्या क्या इसमें पूर्व प्रावधान था, एक बार फिर देख लीजिए कि जो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिले थे, वहाँ प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक बुलाकर ये निश्चित करना था कि उनके मेंबर जो सदस्य हैं वो भारत में शामिल होंगे अथवा पाकिस्तान में शामिल होंगे। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन स्टेट जैसे भारत और पाकिस्तान का निर्माण होगा, जिसमें क्या है 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो उत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला में जनमत संग्रह करवाने का प्रावधान किया गया। और इसके अलावा विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का भी गठन होता है, जिसके प्रमुख बनाए गए थे रेडक्लिफ। तो आप बताएं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता, जो सीमा आयोग बनता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा होती है, जिनके द्वारा क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण होता है, जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का विभाजन प्रस्ताव भारत के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया? तो वो होता है दिल्ली अधिवेशन 1947 में होता है। और इसी अधिवेशन में क्या है
भारत और पाकिस्तान का विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था 1947 के टाइम, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो वो पाकिस्तान के एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए एक डिकी बर्ड प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? इंपॉर्टेंट, माउंटबेटन के द्वारा। और इसको क्या है, नेहरू जी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो है भारत के बाल्कनीकरण को बढ़ावा देता और इसी को बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो डिकी बर्ड प्लान, बाल्कन प्लान, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नों की ओर कि ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में को जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से क्या है, माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रमुख प्रावधान क्या रहे हैं? तो 15 अगस्त 1947 को से भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में या तो पाकिस्तान में शामिल होना होगा। तो ये क्या क्या प्रावधान थे? तो प्रमुख प्रावधान तो यही था कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा और प्रत्येक राष्ट्र के लिए जब उस समय 1947 का अधिनियम लाया जाता है, उस समय दोनों ही राज्यों को क्या है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाता है, और जिसमें क्या है, एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा होगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन जो है 1947 के अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा और कोई भी राजवाड़ा स्वतंत्र नहीं रहेगा, सभी को या तो भारत में या तो पाकिस्तान में मिलना होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे, इसको हम पढ़ चुके हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? वो है C राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त होती है तो एक समारोह आयोजित किया जाता है दिल्ली में, स्वतंत्रता दिवस का समारोह, जिसमें महात्मा गांधी जो है भाग नहीं लेते हैं, जबकि कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता होते हैं उस समारोह में भाग लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के दौरान MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा केंद्रीय असेंबली में क्या है, ये गीत गाए जाते हैं। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो प्रथम बार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी वो की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा, C राजगोपालाचारी के द्वारा। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? JB मावलंकर। तो ये स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कुछ विविध से प्रश्नों को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसकी है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। जेबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। तो ये मैकाले का स्टेटमेंट है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो है, वेलेंटाइन चिरोल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय, ब्रिटिश पार्लियामेंट के चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? सन्यासी विद्रोह आरंभ होता है 1770 में। 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है लॉर्ड बारेन हेस्टिंग के टाइम होता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो गांधी जी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर केरल में मार्च निकाला गया था कि कलप्पन के द्वारा। इन्होंने कालीकट से पोयनूर के लिए पैदल यात्रा की थी। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया महात्मा गांधी जी ने। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दूसरे सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो 1931 से प्रारंभ होकर 1934 के बीच चलता है। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में। मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी थे? तो मध्यकालीन जो लेखक विद्वानों में देखा जाए हेमचंद्र सूरी जो कि क्या है अकबर के दरबार में रहा करते थे, इन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच, उस दौरान जो है विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, विदेश में हुए स्वदेशी आंदोलनों का समर्थन किया गया अरविंद घोष के द्वारा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति रही है? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध दौरान ने कांग्रेस ने नीति अपनाई कि जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं मिलता तब तक ब्रिटेन का सहयोग नहीं करेंगे, और जब पूर्ण आश्वासन मिल जाएगा तो ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसका है? ये दिया गया था मुस्लिम लीग का। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन चलाया जाता है हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय करने के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो मोरारजी देसाई 1978 में क्या है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो 1930 में। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए क्या है नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी के द्वारा महान प्रहरी की संज्ञा दी गई। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। तो जो उड़ीसा का अकाल हुआ है 1866 के टाइम पर, उसे ही क्या है अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है।
गुट निरपेक्षता नीति नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? तो गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन हैं? तो वो है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस क्या है? जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु किसकी पुस्तक की रचना? गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु नामक पुस्तक की रचना की गई महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि जो गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जब 1935 का अधिनियम आता है, उसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन चलाए जाते हैं। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, छात्रों, जनजाति कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और ये किए थे कहाँ? ये किए थे अमेरिका में। नेक्स्ट अब प्रश्न खत्म हो चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी और आपके लिए तैयारी को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। तब मिलेंगे हम नेक्स्ट अब किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।